हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों, हमने अपनी नीट के 33 ईयर्स यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज चलाई हुई है और हमने उसमें अपने दो चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और दूसरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन कवर कर लिया था। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोशन इन प्लेन। उससे पहले मैं आपको जितने भी फॉर्मूले हैं एक बार उनको बिल्कुल बहुत जल्दी से एक रिवीजन करा देता हूँ, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपने। तो बच्चों, मोशन इन प्लेन, प्लेन मतलब आपको समझ में आता है। जब भी आपको लगे कि प्लेन, प्लेन का मतलब क्या है, तो प्लेन का मतलब सिंपल एक 2 डायमेंशनल है। क्या होती है? 2D। यानी कि हम जो भी इसमें पढ़ेंगे वो सब हमारा क्या होगा? मोशन इन 2 डायमेंशनल, मोशन इन 2 डायमेंशन। यानी कि जैसे आपका जो मोशन होगा भाई, वो XY प्लेन में हो सकता है, YZ प्लेन में हो सकता है या ZX प्लेन में हो सकता है। यानी कि मोशन इन प्लेन का मतलब है एक तरह से 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है बच्चों, तो इस क्या नाम मोशन इन प्लेन में हम दो तरह के मोशंस को देखते हैं। सबसे पहला हमारा होता है प्रोजेक्टाइल और दूसरा होता है सर्कुलर मोशन। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो मैंने क्या बताया, एक आपका क्या बच्चों मोशन? प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा बच्चों आपका होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये दो मोशन हमें पढ़ने हैं। थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। वैसे प्रोजेक्टाइल आपको पता ही है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। तो देखो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंक रहे हैं, इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि उसका मोशन अंडर ग्रेविटी हो। यानी कि मोशन क्या है? अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं। आपने ये एक्स एक्सिस ले ली और ये आपकी क्या हो गई? वाई एक्सिस। और यहां से आपने क्या किया है? प्रोजेक्ट किया है किसको? एक ऑब्जेक्ट को। तो इस तरह से मोशन होगा जब आप प्रोजेक्ट करोगे। ठीक है, यहां से किसी एंगल थीटा पर आपने प्रोजेक्ट किया। अब ये जो आपका प्रोजेक्शन है, तो देखो इसमें एक्स और वाई प्लेन में हो रहा है और मोशन अंडर ग्रेविटी है। यानी कि आप किसी भी पॉइंट को कंसीडर करो तो आपको हर जगह जी नज़र आएगा, वो भी डाउनवर्ड। यानी कि ऐसा मोशन जो अंडर ग्रेविटी हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी किसी एंगल पर आपने प्रोजेक्ट किया और मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर आप इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक तरफ हो जाता है u cos थीटा और दूसरा हो जाएगा बच्चों u sin थीटा। तो दो अलग अलग डायरेक्शन में आपको मोशन नज़र आ रहा होगा, एक x में और दूसरा y में। ठीक है बच्चों, तो अलग अलग देखो आप। अगर मैं x डायरेक्शन की बात करता हूं, किसकी? x डायरेक्शन की। तो अगर हम x डायरेक्शन में देखें तो हमें x डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमें वेलोसिटी नज़र आ रही है, कोई एक्सेलरेशन हमें नज़र नहीं आ रहा। क्या है? सिर्फ आपके पास u cos थीटा है। इस डायरेक्शन में आपको कोई भी एक्सेलरेशन नज़र नहीं आएगा, सिर्फ एक्सेलरेशन यानी कि जो है वो हमारा g है। ठीक है ना? तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है बच्चों? u cos थीटा। ठीक है, तो अगर मैं मानता हूं किसी टाइम पर ये डिस्टेंस जो कवर करता है वो x है, तो आप क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। सिंपल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और अगर y डायरेक्शन की बात करें तो देखो बच्चों, y डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो आपको एक रिटार्डेशन नज़र आएगा और वो भी क्या है? g। तो आप अगर लिखते हो y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो आपके पास जो y आएगी वो हो जाएगी u साइन थीटा इंटू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशंस हमारी बन गई, एक x डायरेक्शन में, दूसरी y डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ से t की वैल्यू को किस जगह से, इस जगह से t की वैल्यू को जो कितनी है? x अपॉन यू कोस थीटा है, इसको उठा के मैं कहाँ पुट कर दूँ? इसमें। तो आपके पास जो y आएगा वो कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन x अपॉन यू कोस थीटा
माइनस के हाफ जी एक्स अपॉन यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। सही है। तो देखो भाई, इसमें u से तो u कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस आपको पता है कितना होता है, टेन थीटा। तो x टेन थीटा माइनस के g एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये हमारे पास इसके इक्वेशन आ गई, यानी कि एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है ये। इसे भी याद रखोगे कि इसका पाथ कैसा होता है बच्चों, पैराबोलिक, और इस इक्वेशन को आप याद रखोगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं और उसका मोशन अंडर ग्रेविटी है तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल है। अब इन दोनों मोशन को हम अलग अलग ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो यू कोस थीटा है और वाई में जो है यू साइन थीटा है। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन वाई में एक रिटार्डेशन है जी। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, जब ये यहाँ से चलकर अपने बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी। अगर मैं इसको h मान लेता हूँ तो इस वाले पॉइंट पर बच्चों y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, लेकिन u कोस थीटा तो बदलेगी नहीं। यानी कि अगर मैं u इसकी बात करता हूँ तो यह क्या होगा, u कोस थीटा। तो एक बच्चों गांठ बांध लो कि कभी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी है u कोस थीटा कभी नहीं बदलती। क्वेश्चन में यूज होगा, ध्यान रखना कि u कोस थीटा कभी नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि उस डायरेक्शन में आपका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अब टॉप मोस्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपको कंफर्म हो गया कि उस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो अगर मैं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी का यूज़ करूँ तो ये तो ज़ीरो, यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी वो बच्चों u साइन थीटा अपॉन जी होगी। अब आपको पता है जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है, यानी कि ऊपर जाने में और नीचे आने का टाइम बराबर होगा। तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूँ, तो वो हो जाएगी 2u साइन थीटा ओवर जी। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। सही है, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा ओवर जी याद रहेगा। ठीक है, ऐसे मैं रेंज निकाल सकता हूँ। देखो बच्चों, रेंज क्या होगी? रेंज जो होती है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो, जो भी वो डिस्टेंस कवर कर रही है वो वाली डिस्टेंस हमारी रेंज है। तो रेंज आपके पास हो जाएगी u कोस थीटा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, उसकी वेलोसिटी है, और टाइम आपके पास आ गया है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो अगर मैं r निकालता हूँ तो देखो बच्चों, ये एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा u साइन थीटा वाला। ये देखो आप 2u साइन थीटा, इसे u स्क्वायर को तो साइड में लिख दो, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, किसका होता है बच्चों, साइन 2 थीटा का। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो हमारे पास क्या निकल के आ गई बच्चों, रेंज। रेंज की खासियत देखो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। अब आपको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो 1। भाई साइन जो होता है, ये जो है साइन, ये मैक्सिमम 1 हो सकता है, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो सकती है। तो रेंज की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, तो आपके पास रेंज की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी कितनी, u स्क्वायर ओवर जी। सही है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ओके, अब देखो एक चीज़ और जो पेपर में बार बार आपको यूज़ होगी, कि अगर मैं थीटा एंगल लूँ और एक 90 माइनस थीटा लूँ। एक मैंने क्या एंगल ले लिया है, एक मैंने थीटा लिया हुआ है, और दूसरा एंगल अगर मैं 90 माइनस थीटा लूँ, ध्यान देना बहुत मज़ेदार केस आएगा भाई। तो देखो रेंज निकालता हूँ, पहले मैंने थीटा पे तो निकाली हुई है, अब निकाल रहा हूँ मैं किस पर, u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। सही है, तो कितना आ गया, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। तो बच्चों हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनता हुआ दिख रहा है, u स्क्वायर साइन, ध्यान रखना साइन 180 माइनस एल्फ़ा, साइन एल्फ़ा ही होता है, याद रखोगे आप। तो ये हो गया साइन
2 थीटा अपॉन जी। तो क्या ये रेंज वही आ गई, और R2 तो हमने ली हुई है किसी एंगल थीटा पर। तो एक बात समझ में आ गई कि आप चाहे थीटा पर फेंको या 90 माइनस थीटा पर फेंको, दोनों केस में रेंज सेम होगी। याद रखोगे। यानी कि आपसे कोई कहता है कि आप 20 डिग्री पर फेंक रहे हो या 70 पर, रेंज सेम है। आपसे कोई कहता है कि आप 80 पर फेंक रहे हो और 10 पर फेंक रहे हो, रेंज सेम है। आपसे कोई कहता है कि आप 25 पर फेंक रहे हो या 65 पर फेंक रहे हो, रेंज सेम है। यानी कि जो भी एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा होंगे, या ऐसे कह दो दो एंगल का सम अगर 90 है तो उन दोनों पर रेंज सेम होगी। क्लियर है बच्चों इतनी बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये दो कॉन्सेप्ट आ गए। पहला कि रेंज की मैक्सिमम वैल्यू यू स्क्वायर ओवर जी। दूसरा कि जो रेंज है वो हमारी R1 और R2 बराबर होंगी अगर उनके एंगल एक थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है। ठीक है, अब निकालते हैं हम हाइट। ठीक है बच्चों, हाइट की अगर बात करते हैं तो आपको पता है फेंका किससे गया था, यू साइन थीटा से। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, 0। तो लगाते हैं फॉर्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। वी तो 0 है, यह आ जाएगा u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh। तो h की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसे भी आप याद रखोगे। सही है, हाइट आ गई, रेंज आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई। तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए क्वेश्चन करने से पहले। अब मैं बताता हूँ आपको सर्कुलर मोशन में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। ठीक है बच्चों, सर्कुलर मोशन को देख लेते हैं। तो सर्कुलर मोशन में आपको पता है दो तरह के मोशंस हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यानी कि हम कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट का मोशन देख रहे हैं। ये आपके पास एक सर्कुलर मोशन दिखाया मैंने कि इस तरह का मोशन है कि एक तो फिक्स्ड पॉइंट है, ये तो हमें पता है कि फिक्स्ड पॉइंट होता है, और यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट आपका अगर v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, v से, तो ये तो वेरिएबल पॉइंट होता है, ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, और ये इनके बीच की डिस्टेंस। यानी कि इस तरह से मोशन करे कि वेरिएबल पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते थे। ठीक है इतनी बात। अब सर्कुलर मोशन में अगर आपकी स्पीड, ध्यान रखना बच्चों बोल रहा हूँ मैं, स्पीड अगर कांस्टेंट है, क्या है, स्पीड अगर कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म। चलो भाई अच्छी बात है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन तभी कर सकता है जब उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा हो। यानी कि ऐसा फोर्स जो मोशन को, सर्कुलर मोशन को कराने के लिए चाहिए, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आपको रहेगा फॉर्मूला याद। और एक रिलेशन और, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब जब इसे आप यहाँ रखोगे तो एक रिलेशन और बन जाएगा, A इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो दो फॉर्मूले याद आ गए, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का V की फॉर्म में और एक ओमेगा की फॉर्म में। सही है इतनी बात। और लीनियर वेलोसिटी के लिए याद रखोगे V इज इक्वल टू आर ओमेगा, और A इज इक्वल टू आर एल्फा। ये दो हो गए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन। और एक चीज़ और, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, वहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता, सिर्फ AC होता है, वो भी आपका V स्क्वायर अपॉन आर। सही है इतनी बात। क्यों नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है क्या एक्चुअल में, वो आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और स्पीड क्या है, कांस्टेंट, तो इसलिए वो नहीं होगा। ठीक है ना। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है उसे भी देख लेते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है आपकी स्पीड बदल रही है, यानी कि वेरिएबल है। तो नॉन यूनिफॉर्म के मतलब आपको दो एक्सेलरेशन दिखाई देंगे, एक आपका सेंट्रीपिटल होगा और दूसरा बच्चों आपका टेंजेंशियल होगा। टेंजेंशियल बताता है आपका रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, जो भी आपकी स्पीड में चेंज हो रहा है वो आपका एक्सेलरेशन कौन देता है बच्चों, तो वो एक्सेलरेशन आपका देता है टेंजेंशियल।
तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। एक ओमेगा का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, वो भी ऐसा आपको याद होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। एफ यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है, और एक फॉर्मूला और याद रख लेना, वैसे तो याद होता है, टी इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हम याद रखेंगे क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले बताए, एक बार और बता देता हूँ कि मोशन इन प्लेन का मतलब है 2 डायमेंशनल मोशन। दो तरह के मोशन हम पढ़ रहे हैं, सर्कुलर और प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में बच्चों आपको सिंपल याद रखना है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस और रेंज। रेंज में दो चीज़ें कि थीटा और 90 माइनस थीटा पर दोनों में रेंज सेम होगी, और मैक्सिमम वैल्यू। हाइट का फॉर्मूला याद रखना है, और सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के फॉर्मूले याद रखने हैं। चलो बच्चों, आप शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई। चलो भाई, अब मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में, ताकि मतलब फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट एक बार हमने रिवाइज कर लिया, चलो अब शुरू कर ले रहे हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, स्केलर और वेक्टर, पता है आपको स्केलर। तो बच्चों स्केलर है क्या? एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही एक्सप्रेस कर देते हैं, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी क्वांटिटीज स्केलर है। लेकिन वेक्टर में आपकी तीन चीजें दिखाई देंगी, मैग्नीट्यूड भी दिखाई देगा, डायरेक्शन भी दिखाई देगी, और बच्चों आपको वेक्टर एडिशन लो भी दिखाई देगा। क्या दिखाई देंगे? वेक्टर एडिशन लो। सही है इतनी बात? जैसे आपने पैरेललोग्राम लो पढ़ा था, अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या आता था? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, ये आपको याद रखना है। R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, जरूरत पड़ेगी उसे हम याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर बाय चांस आपसे पूछा जाएगा, अभी तो आगे पूछेंगे ही, कि वेक्टर क्वांटिटीज में तीनों चीजें हमें देखनी है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आओ, कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी की अगर बात करते हैं तो डिस्टेंस आपको पता है स्केलर है, हीट भी आपकी स्केलर है, एंगुलर मोमेंटम आपकी वेक्टर है। तो आपको ऑप्शन क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि बाकी तीनों में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही जरूरत पड़ रही है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बच्चों आगे देखते हैं अपना सेकंड। अब मैंने कह रहा क्या है कि इसमें जितने भी टॉपिक से रिलेटेड है उन सबको एक साथ अरेंज कर दिया है। कोई काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि भाई आप इनको ईयर्स वाइज कराएं, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक टॉपिक के साथ सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो ये मैंने कोशिश की है कि एक टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन आए हुए नीट में 33 ईयर्स में हम उन्हें एक साथ कर लें, ठीक है ना। चलो बच्चों अब देखो क्या कहता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पा रहे हैं, 6 वेक्टर्स आपके पास हैं, ओके, विच द फॉलोइंग ट्रू। अब देखो आपको रिजल्टेंट की ओर ध्यान दीजिए, सब में एफ आ रहा है, क्या है ये एफ। तो बच्चों देखो जो एफ है, ये जो रिजल्टेंट होगा ऐसे होगा, देखो अगर ये कोई वेक्टर है, ठीक है, इस डायरेक्शन, तो ये किन दो का रिजल्टेंट होगा? एक ऐसे होना चाहिए और सिंपल सी बात है दूसरा ऐसा होना चाहिए, इन दो का रिजल्टेंट ही तो होगा। अब आपको ये चेक करना है कि कौन कौन है। देखो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है, क्या ये है? नहीं है। ये है क्योंकि ये ऊपर आ रहा है तो ये भी ऊपर आ रहा है, तो और ये जो ई है ये भी आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास दो वेक्टर तो हो गए, एक आपका डी हो गया और दूसरा आपका ई हो गया, सही है ना, और ये आपका एफ। तो जो एफ है बच्चों वो रिजल्टेंट है डी का और ई का, हाँ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है, यानी कि ऑप्शन हमारे पास है सी। बस आप ये देखो कि जिस डायरेक्शन में उसके दोनों के ही बीच में वो लाई करेगा। ओके, सेकंड बात है रेजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स पर हम देख रहे हैं। कह रहा है भाई यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। आपको पता है यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो 1 होता है, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो हमारा क्या है? तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। अब मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड निकालिए इसका। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर रूट 0.5 का स्क्वायर प्लस कहाँ जा रहा है, 0.5 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सही है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 का स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हो, 0.25, 0.64 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 पॉइंट ये हो जाएगा आपका 89 यानी कि 0.11। तो सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 0.11। सही है, ऑप्शन है बी। बहुत आसान है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को आपको 1 रखना है। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट में वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड। ओके, if the magnitude of the sum of two vectors is equal to the magnitude of the difference of the two vectors, the angle between these। तो बच्चों क्या रहा है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, उनका जो सम है उसका मैग्नीट्यूड और जो उनका डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड सेम। क्लियर है इतनी बात? अब मैग्नीट्यूड सेम है, देखो मैं इनका फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने अभी बताया था ज़रूरत पड़ेगी, अब इसकी ज़रूरत आ गई है। अब हमारे पास है दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। सही है बच्चों? अब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो देखो क्या होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ये दोनों तो देखो कैंसिल हो गए और ये आ जाएगा इधर हो गया 4ab कोस थीटा इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात है, ये तो कभी 0 हो नहीं सकते, तो क्या 0 हो जाएगा? कोस थीटा। कोस थीटा को 0, तो कोस थीटा कब 0 होता है? जब थीटा की वैल्यू 90 हो। तो आप एक बात बिल्कुल गांठ मान लीजिए कि अगर दो वेक्टर का सम और रिजल्टेंट तभी बराबर होगा जब उनके बीच का एंगल 90। बहुत बार पूछा गया है बच्चों क्वेश्चन, तो एंगल का क्या होना चाहिए उन दोनों के बीच का? 90। क्लियर है इतनी बात? ओके, देखो ये क्वेश्चन भी वही आ गया। ठीक है, कितनी बार पूछा गया ये ध्यान दो, 3 बार। एक बार वो आया है, यानी कि दो वेक्टर का सम और डिफरेंस तभी बराबर होता है जब एंगल क्या होना चाहिए? 90। क्लियर है ना? सोल्व मैंने ऊपर करा दिया है आपको और आपको समझ में भी आ गया होगा। याद रखना रिजल्ट याद रखो सीधा। अब इस पर आते हैं। कह रहा है दो वेक्टर हैं, उसका सम उनकी इंडिविजुअल सम के इक्वल है। इसे भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं a प्लस बी ये आपके पास है। ठीक है, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी ये हमारे पास। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले देखो इसमें देखो ध्यान से, अगर मैं आपको a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आएगा बच्चों? ये आएगा मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इनका भी मोड है। सही। अब देखो ये बच्चों ध्यान से बात, मैं इसको परफेक्ट, इसको देखो ये चीज जो है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर स्क्वायर बन गया तो रूट खत्म हो जाएगा। तो स्क्वायर तभी बन सकता है, ध्यान से देखना, जो ये चीज आपको दिखाई दे रही ना कोस थीटा, ये कोस थीटा अगर 1 बन जाए, अगर ये कोस थीटा की वैल्यू 1 बन गई तो अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परफेक्ट। ये जो कोस थीटा नजर आ रहा है, अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 बना दूं, और 1 कब बनेगी? जब थीटा 0 डिग्री हो। कोस 0 1 होता है, तो बन जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2। समझ में आ गई ना बात, कि ये अगर 1 बन गया तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया तो बस यही तो हमें चाहिए था, या नहीं भाई? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 ये हमारे पास है, तो मैं बच्चों इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, जो रूट से ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर एंगल 0 डिग्री हुआ तो ये दोनों इक्वल होंगे, हाँ या ना? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो, कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स ABC आर 3, 4 and 5 यूनिट रेस्पेक्टिवली इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी द एंगल बिटवीन a b इज। तो देखो बच्चों, इसे चाहो तो आप ओरल भी कर सकते हो। देखो कैसे, आपको ये दिखाई दे रहा 3, ये 4 और ये 5 दिखाई दे रहा। ध्यान रखना, आपने ट्रिग्नोमेट्री वो तो पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री उसमें पाइथागोरस भी आई थी।
तो पाइथागोरस का ये एक पेयर होता था 3 4 5, याद करो। अगर हमारे पास ऐसा ट्रायंगल हो जिस ट्रायंगल में एक साइड क्या होनी चाहिए थी 3, तो दूसरी साइड हमारी क्या होती थी, अगर ये 5 है तो एक 3 होती थी, दूसरी 4, तो 3 4 5 ही तभी पॉसिबल था जब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता था, याद है। एक बात तो ये होगी कि हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं 90 यानी π/2, नहीं लगाना चाह रहे तो कैसे करें, ये भी तो बात बनती है ना, करें कैसे अगर ये करना है। लेकिन रिजल्ट याद रखोगे, टाइम बचेगा और आपकी स्पीड बनेगी। रिजल्ट जितने ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकते हो उतना अच्छा है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ इसी से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, दोनों तरफ, ठीक है ना, यानी कि एक तरह से स्क्वायर कर दे रहा हूँ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करी। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों आएगा क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कोस थीटा, और सी का स्क्वायर हो गया 25, 5 का स्क्वायर है ना, तो ये तो कैंसिल ही हो गए ना, तो आपके पास ये 0 आ जाएगा। और 0 का मतलब क्या है, कोस की वैल्यू 0 कब होती है ये बताएं। तो बच्चों कोस की वैल्यू 0 तब होती है जब थीटा की वैल्यू 90 हो। थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90, सीधी सी बात है। नहीं तो आप इसको याद रखें 3 4 5, तो आपका एंगल हो गया 90 मतलब π/2, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, मोशन इन प्लेन पर आ रहे हैं। द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम दिए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। एक्स एंड वाई मीटर्स में t सेकंड में, एक्सेलरेशन पूछा है 2 सेकंड पर। मैंने आपको बताया था जब हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी, एक बार और करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, देखो x को, x आपके पास कितना है, तो बच्चों आपके पास x है 5t माइनस 2t स्क्वायर। डिफरेंशिएट करो, dx ओवर dt कितना आएगा, t का डिफरेंशिएशन 1। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखें क्योंकि ये ऐसा फॉर्मूला है जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। t का डिफरेंशिएशन 1, पावर आगे एक कम, तो ये हो जाएगा 4t। तो बच्चों ये क्या आ गई सॉरी, इसमें आ गई आपके पास वेलोसिटी। ओके 5 माइनस 4t, एक बार और इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा -4, एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया। ऐसे ही y आपके पास है 10t, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगी, लेकिन अगली बार अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो 0 आएगी, कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सॉरी, अगर आपके पास देखो तो एक ही एक्सेलरेशन मिल रहा है -4, यही तो है, और कुछ तो है नहीं भाई। टाइम की हमें जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि टाइम 2 सेकंड है, लेकिन कोई भी एक्सप्रेशन टाइम में नहीं है, सही है ना। तो हमने क्या करा, x को डिफरेंशिएट किया, एक बार मिली वेलोसिटी, एक बार और डिफरेंशिएट किया मिला एक्सेलरेशन, यानी कि आंसर हो गया माइनस की पावर। क्लियर है ना। चलो अब देखो बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में आया था। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ओके, where r is in meter, t is in second, and ij denotes the unit vector along xy direction respectively, which of the following statement is wrong for the motion of the particle. Okay, आपके पास गिवन क्या है पहले उसे ध्यान दें। आपके पास r वेक्टर है 4 sin 2 pi t i कैप, बहुत अच्छी बात है, 4 cos 2 pi t j कैप। क्लियर है ना। डिफरेंशिएट करता हूं ताकि मैं वेलोसिटी को निकाल सकूं। डिफरेंशिएट करते हैं dr ओवर dt, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होता है, तो कोस कर दिया मैंने, कोस 2 पाई t, और t का कोफिशिएंट कितना है 2 पाई, वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ध्यान रखना डिफरेंशिएशन में जो भी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट होगा तो मल्टीप्लाई में, और इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में आता है। तो ये आ जाएगा 4 कोस का हो गया माइनस का साइन 2 पाई t j कैप इंटू 2 पाई, सही है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आई वो आ गई 4 2 8 पाई, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, ये हो जाएगी कोस 2 पाई t i कैप
माइनस साइन 2πt जे कैप। हाँ या ना? ओके, इतनी बात क्लियर है। अब देखो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ तो सिंपल सी बात है, 8π का तो स्क्वायर ही रहेगा, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों? तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपका 1 होता है। क्लास 10th में हमने आइडेंटिटी याद करी थी, हाँ या ना? तो ये क्या हो गया? 1 हो गया, और आंसर आ गया आपका 8π मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है बच्चों, ये बात तो होगी क्लियर। लेकिन मैं अगर चारों ऑप्शन को देखना चाह रहा हूँ, ये बात तो है कि भाई उसने पूछा है कि मैग्नीट्यूड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकंड, तो यही हमारा रोंग है। हमारा आना चाहिए था 8π। लेकिन एक बार वो और भी कंफर्म कर लेते हैं कि भाई नीचे के 3 ऑप्शंस में तो कुछ नहीं है, उसको भी देख लेते हैं। तो अगर मैं पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ 4 मीटर, सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो रेडियस है इसकी वो 4 है, तो ये तो सही है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग आर, इसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक बार और क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट कर देते हैं। करो तो कितना आ जाएगा? देखो 8π, कोस का कितना हो जाएगा? माइनस के साइन 2πt इंटू 2π आई कैप, और साइन का फिर से अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा? कोस 2πt इंटू 2π जे कैप। अब देखो माइनस भी कॉमन है और 2π भी कॉमन है, तो ये आएगा माइनस के 16π स्क्वायर। अब जो मिलेगा उसे आप ध्यान से देखो, क्या बच्चों वो r तो नहीं है? आप ध्यान से तो देखो, आपको दिखाई देगा कि वो तो r है। अगर मैं 4 को और अंदर भेज दूं तो r ही बन जाएगा। तो ये आ जाएगा, 4 को अंदर भेज दे रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4π स्क्वायर मिलेगा, और मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 ये जो होगा 4 साइन 2πt और 4 कोस 2πt आपका r आ जाएगा। तो ये निगेटिव है, यानी कि है तो उसके अलोंग ही, लेकिन उसने बोला ना एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग r, ये भी सही है। और एक्सेलरेशन में आपको बताया था ये होता ही है, v²/r सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो कहने का मतलब है कि एक बार आप ऑप्शन दूसरे भी चेक कर लें, भले ही आपका पहला ऑप्शन सही आ गया लेकिन चेक एक बार करें। ठीक है ना बच्चों? चलो, तो हमने करा कि एक बात तो क्लियर होगी कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन वेक्टर था, हमने पोजीशन वेक्टर का यूज करके उसको डिफरेंशिएट करा और हमें वेलोसिटी मिली। मैग्नीट्यूड निकाला तो देखा तो उसमें 8 है, उसमें हमारा 8π आ रहा था। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आसान से क्वेश्चन से, ये नहीं कि बहुत हार्ड है, बस आपको जनरल चीजें आपको याद रखनी है। देखो क्या कहता है कि पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट at time t is equal to 0, 2 1 3 and at time t is equal to 2 सेकेंड वो दिया हुआ है और 5 सेकेंड पर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सोच रहा हूँ कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। अब देखो वो 2 मीटर 2 3 से कहाँ पर गया है बच्चों? तो वो गया है 6 और 7 पर। कितने टाइम में? 2 सेकेंड में। तो r1 कितना हो जाएगा? तो 6 - 2 4i कैप, 7 - 3 4j कैप। अब दूसरा अगर पोजीशन वेक्टर देखें तो वो कहाँ जा रहा है? 13 में से 2 गए 11i कैप, 14 में से 3 गए 11j कैप। हाँ यार, और टाइम आपको पता ही है 3 सेकंड है। तो अब मैं निकाल रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी, यानी कि r2 - r1 अपॉन टाइम। ठीक है भाई, r2 - 11 में से 4 जाते हैं, बसता 7i 7j अपॉन 3। तो 7 हम अगर कॉमन ले लें तो i प्लस कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? अच्छा, t = 0 से पूछा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं t = 0 की बात कर रहा हूँ फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। t = 0 to 5। ओके, तो 0 पर आपको पता ही है कितने कोऑर्डिनेट है? 2 और 3, और फाइनल कितने है? ये। तो जो पोजीशन वेक्टर है वो तो सिंपल यही हो गया ना भाई, r1 की अब जरूरत ही नहीं है हमें सीधा सीधा क्या निकालना था? ये। तो हमारा अब सिंपल आ जाएगा r2 वेक्टर अपॉन t, यानी कि 11i कैप 11j कैप अपॉन टाइम। हमें जो लेना है वो हमें t2 वाला टाइम लेना है, यानी कि 5। हाँ, अगर वो पूछा जाता कि 3 से 5 कैप, फिर आप इसको यूज कर लेते हैं। सही है ना?
तो हमसे पूछा गया उसको भी तो ध्यान रखना है ना, 0 से 5 पूछा गया। पोजीशन वेक्टर कितना है ये, टाइम कितना है हमारे पास 5 सेकेंड, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11i प्लस जे अपॉन 5। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ऑप्शन हो गया दिस। हाँ, अगर ऐसा पूछा जाता है कि 3 से 5 के बीच में कितना है तो हम उसी हिसाब से क्वेश्चन को करते 2 से 5 के बीच में, ठीक है ना। ओके, चलो बच्चों, कह रहा है कि बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, किधर जा रही है, ईस्ट की ओर। एंड आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपना डायरेक्शन को क्लासिफाइड कर लें, ठीक है। तो इधर आपका पता है क्या होता है, ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। ओके, कैसे गई, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है टूवर्ड्स इधर ईस्ट। चलो भाई इधर चली गई 30 मीटर पर सेकंड से, और उसके बाद 10 सेकंड के बाद किधर जा रही है बच्चों, 40 मीटर पर सेकंड से किधर, टूवर्ड्स नॉर्थ। चलो मैं इसको ऐसे शो कर देता हूं, कितनी, 40 मीटर पर सेकंड। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1, सही है, अपॉन टाइम। अब देखो v2 माइनस v1 मुझे निकालना है, तो क्या करूं, v1 को डायरेक्शंस को चेंज करें। ये आपकी कितनी थी, 40 थी, तो इसको इधर ले आए, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और ये है 40, और इनका अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, तो इस डायरेक्शन में आएगा, ये कितना आएगा, ये आपका इस डायरेक्शन, और ये आएगा आपका 30 और 40 का रिजल्टेंट हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना, सही है। चेंज इन वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकंड और टाइम है 10, तो आपके पास कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। हमने करा क्या, 30 को अपोजिट डायरेक्शन में किया और उसका रिजल्टेंट निकाल दे, कहीं बीच में होगा, तो 40 और 30 का रिजल्टेंट आपको पता ही है कितना आएगा, 50। कैसे आएगा, आप पाइथागोरस से निकाल लो ना, क्यों घबरा रहे हो, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, इस तरह से निकाल लो, दोनों के बीच का एंगल आपको पता ही है 90 है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1600 प्लस 900, बहुत आसानी से निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया आपका 50। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों क्या रहा है, अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द रूल द पार्टिकल फॉलो। देखो बच्चों मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, जब कभी भी साइन और कोस की फॉर्म में दिया हो तो आपको एक आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, याद है नहीं है, तो क्यों ना आप इन्हें साइन और कोस की वैल्यू को निकाल लो। तो अगर देखो इस वाले से देखो, अगर मैं साइन ओमेगा टी निकालता हूं तो बच्चों क्या आता है, एक्स अपॉन, आसान। इससे कोस ओमेगा टी निकालता हूं तो देखो क्या आता है, तो कोस ओमेगा टी आ जाएगा वाई अपॉन ए, सही है। अब इससे देखो दोनों का अगर स्क्वायर करके ऐड कर दें, दिक्कत ही खत्म हो गई, यानी कि x अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर सॉरी हाँ सही ठीक है यही है, y अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने करा क्या, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रख दिया इस रिजल्ट के साथ में, ठीक है ना। अब आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ गया हमारे पास कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और आपको पता है ये इक्वेशन किसकी है, तो बच्चों ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके साथ मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं, जब कभी भी इक्वेशन ऐसा आए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो समझ लेना ये इलिप्स है, इलिप्टिकल पाथ होगा, समझ में आ गई बात। यानी कि ए और बी जो हैं वो अलग अलग होते हैं, ए और बी कैसे हैं, अलग अलग। अगर सेम है ए और बी, इक्वल हैं तो सर्कल बन जाता है, डिफरेंट है तो इलिप्स होता है। और अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो ध्यान रखना ये आपका क्या होता है, हाइपरबोला, ठीक है ना, याद रखना ये।
और पैराबोला की बात करते हैं तो जनरल इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये भी याद रखना, ये किसकी है, पैराबोला की, यानी कि पैराबोलिक पाथ होगा। सही है, इतनी बात, कुछ चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, कह रहा है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, बहुत अच्छी बात है, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन द xy प्लेन, इट्स कोऑर्डिनेट एट द लेटर इज इतना, द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल। देखो बच्चों, आपको पता है कि अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करूं तो किसके अलोंग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, तो ये ओरिजिन पर है 0 0, फिर कहाँ पहुंच गया, तो ये किसी √3 मान लो यहाँ पर आ गया, ये है इसके कोऑर्डिनेट। क्या कोऑर्डिनेट है, ये जो डिस्टेंस चला है वो x में वो √3 है, और जो बच्चों y में डिस्टेंस चला है वो अपनी कितनी है, 3 है। ठीक है, ये आपकी 3 हो गई। आपसे पूछा है एंगल, देखो डायग्राम बनते कितना आसान सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्लास 10 का क्वेश्चन बन गया हो कि आपको, देखो भाई जब भी नंबर आए कि थीटा निकालना और परपेंडिकुलर और बेस, तो आपके दिमाग में कौन आता है, tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। सही है इतनी बात, तो 13 का कौन सा ऑप्शन हो गया, सही है, बहुत आसान है, 2007 का क्वेश्चन था। चलो अब हमारे पास आता है, a bus is moving on a straight road towards north with a uniform speed 50 km/h, then it turns left 90 degree if the speed, देखो बच्चों पहले किधर जा रही थी, तो ये मैंने आपको अभी थोड़े देर पहले डायरेक्शंस का आइडिया दिया था, एक तरफ आपकी ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। सही है, कह रहा है बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड नॉर्थ टूवर्ड्स नॉर्थ, किधर है, नॉर्थ में, ये ध्यान रखना नॉर्थ में है, और विद यूनिफॉर्म स्पीड 50, ठीक है, ये जा रही है 50 km/h से, देन इट्स टर्न लेफ्ट, ये किधर मुड़ गई है, लेफ्ट की ओर मुड़ गई है, कितने से, द स्पीड रिमेन्स अनचेंज, स्पीड नहीं बदली है, ये भी अब भी क्या है 50 km/h। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, 50 से जा रही थी, 50 से टर्न हो गई। अब ये पूछ रहा है कि डायरेक्शंस, देखो भाई हमें पूछा ना कि द इंक्रीज इफ द स्पीड रिमेन्स अनचेंज आफ्टर टर्न, द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द बस द टर्न प्रोसेस, ये हमारे पास कितना है, तो देखो भैया अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूँ तो क्या चेंज पूछा है ना, आपको पता है कितना होता है, अगर हम चेंज निकाल लेंगे तो हमें पैरेललोग्राम यूज़ यानी कि v2 - v1 का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर मैं चेंज इन स्पीड निकाल रहा हूँ यानी कि v2 - v1, ठीक है, तो ये जो v1 आपको नज़र आ रही है ये ऊपर जा रही है, तो उसको चेंज करके नीचे ले आओ निगेटिव में। सही है, तभी तो आप बनेगा ऐसे, और इनका जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो बच्चों इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ ये हो जाएगा कितना 50 का स्क्वायर, पैरेललोग्राम का हम यूज़ कर रहे हैं मैग्नीट्यूड निकालने में, और आपको पता ही है √a² + b² + 2ab cos थीटा, cos थीटा हम लेंगे नहीं क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 है, तो 50 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √2 × 50। सही है, ये आ गया, यानी कि आपके पास 1.414 × 50 है, मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 70.7 आ जाएगा। डायरेक्शन देखो, इधर है वेस्ट और इधर है साउथ, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शंस में होगी और मैग्नीट्यूड होगा। सिंपल, करा क्या, v2 - v1 निकालना था तो पहले v1 को उल्टा करा, फिर उसके बाद रिजल्टेंट निकाल लिया। क्लियर है, चलो बच्चों, तो आपको मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में, आसान से क्वेश्चन है, हो जाएंगे। क्वेश्चन पाते हैं, मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल ऑफ 60 विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इट कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस x1 अलोंग द प्लेन, बट व्हेन द इंक्लाइनेशन इज इंक्रीज टू 30 डिग्री एंड द सेम ऑब्जेक्ट इज शॉट विद द सेम वेलोसिटी, इट कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस x2। यानी कि आपके पास कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, ध्यान से देखना कैसा प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है ये, ओके, किसी एंगल थीटा पर ले रहा हूँ फिलहाल, आपके पास एक एंगल है थीटा। अब देखो अगर आप इसके एक्सेलरेशन की ओर ध्यान दें, किसकी ओर ध्यान दें, एक्सेलरेशन की, तो बच्चों जो आपका जी होता है वो तो नीचे लगता है, और अगर मैं इसके कंपोनेंट करूं, क्या करूं, कंपोनेंट, ये एंगल थीटा होगा, तो अगर आप कंपोनेंट करते हो तो बच्चों इस डायरेक्शन में हो जाएगा जी कोस थीटा और इधर हो जाएगा जी साइन थीटा, हाँ या ना।
तो दो कंपोनेंट हो गए कोस और साइन। कोस से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हमें किससे मतलब है, साइन कंपोनेंट से। ये अब प्रोजेक्ट किया गया है तो रिटार्डेशंस तो आपके पास में है। अब एक बार इक्वेशन देखते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। क्लियर है इतनी बात? 2019 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जब हमने उसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, कितने एंगल पर किया है वो हम देख लेंगे। कह रहा है, an object is shot from the bottom of the long smooth inclined plane at an angle of 60 with the horizontal it can travel a distance x1 along the plane। अब देखो हमारे पास ये तो कंफर्म है कि जब वो पहुंच रहा है वहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है। तो आप ऐसे लिख सकते हो यू स्क्वायर माइनस 2g साइन थीटा इंटू एक्स मान ली, तो x आ गया यू स्क्वायर ओवर 2g साइन थीटा आ गया। अब इसका यूज़ करें, u देखो दोनों की सेम है, g सेम है, दो सेम है, सिर्फ थीटा का ही तो फ़र्क है। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि x1 ओवर x2 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। सर क्लियर है इतनी बात? सही है। तो ये हमें देखना है। अब देखो आपको x1 और x2 का रेशियो पूछा था, इस फॉर्मूले को यूज़ कर लो, आ जाएगा, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। अब देखो हमारे पास अगर x1 ओवर x2 निकालना है, साइन थीटा 2 यानी कि पहले आपके पास है साइन कितना 30 डिग्री, यही है भाई। आपके पास 60 डिग्री, सॉरी पहले 60 है और फिर उसके बाद साइन 30 है, यही है। नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, चलो बच्चों इसे मैं हटा देता हूँ अभी। ये आपके पास जो एंगल है वो आपके पास पहले था 60, बाद में है 30, तो साइन 30 और साइन 60। क्लियर है बात इतनी? जो एंगल बाद में है उसे ऊपर रखेंगे, जो पहले है उसे नीचे रखेंगे। क्लियर होगी ना इतनी बात? कि भाई मैंने क्या बताया, जो एक्सेलरेशन आपके पास है वो आपका है जी साइन थीटा, ठीक है, यानी कि स्पीड सेम है। डिस्टेंस का रेशियो निकालना, तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा बच्चों वो साइन थीटा का इन्वर्सली होगा, है ना। यहाँ से देख सकते हो कि देखो ये चीज़ कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो सिर्फ साइन थीटा ही तो दिखाई दे रहा है कि जो इन्वर्सली है। तो क्यों ना हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो हमारे पास क्या आ गया 1/√3। तो ऑप्शन आपके पास है डी। बहुत ही आसान है, बस ध्यान से पढ़ो हो जाएगा। चलो बच्चों 16 पर आते हैं। 16 वाला क्या कह रहा है? अगर हम 16 की बात करें तो 16 में क्या क्या गिवन है? आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, बहुत अच्छी बात है। इनिशियल वेलोसिटी को क्या मान लें, u मान लेते हैं, 2i + 3j। एक्सेलरेशन भी है 0.3i + 0.2j। हमसे पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, तो आपके पास फॉर्मूला तो पता ही है ना, v = u + at। तो हमसे v पूछी गई है, u हमारे पास है 2i + 3j और टाइम है 10 सेकेंड, 0.3i 0.2j। अब देखो कितना आता है, 2i + 3j, 3i कैप + 2j कैप, तो 3 और 2 हमारे कितने हो गए, 5i हो गए और 5 ही j हो गए। हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड, निकाल सकते हो 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 + 25 बहुत आसानी से आ जाएगा 50, यानी कि 5√2। तो 5√2 आपके पास ऑप्शन है, बिल्कुल है। कितना तो आसान था। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसा है, आप चाहो तो इसको अभी वीडियो को पॉज करके एक बार करके देख लो, कितनी आसानी से आप कर सकते हो। तो हमें u दिया हुआ है 3i + 4j दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 0.4i + 0.3j और टाइम दिया हुआ है 10। फॉर्मूला लगाएं, v = u + at। अब आपके पास आएगा 3i + 4j, एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दें 10 और 0.4i 0.3j। अगर आप सोल्व करोगे तो 7i कैप और 7j कैप आएगा। मैग्नीट्यूड निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है। 7 का स्क्वायर बच्चों 7 का स्क्वायर, तो सोल्व करोगे 7√2 आएगा।
आसान थे, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक से थे और बहुत ही आसान थे। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, देखो बच्चों कह रहा है कि मैन इज स्लीपिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन एंड ए बैग फॉल्स डाउन फ्रॉम द सेम हाइट देन द वेलोसिटी ऑफ बोथ इज रिलेटेड। देखो बच्चों, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी इंक्लाइंड फ्रिक्शनल इंक्लाइंड प्लेन पर छोड़ रहा हूँ, इंक्लाइनेशन सेम है, हर चीज़ सेम है, यानी कि जी भी सेम है, तो बच्चों जब आपकी हर चीज़ सेम है, उसने बोला ना मैन इज स्लीपिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन एंड बैग फॉल डाउन फ्रॉम द सेम हाइट। आपको ध्यान रखना है कि चाहे आप किसी भी ऑब्जेक्ट मास पर डिपेंडेंसी नहीं रख रहा है, आप कितना भी मास ले लें, आने में जो टाइम लगेगा वो दोनों का सेम होगा, सेम ही वेलोसिटी रीच करेंगे, उनकी मास पर कोई लेना देना नहीं है। देखो आपने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी पढ़ा, आपने h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर पढ़ा, आपने v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा, या h लिख लो आपकी इच्छा। ठीक है, तो अब ये बताओ कि क्या इसमें कहीं पर मास का लेना देना है? नहीं है, मास पे डिपेंडेंसी ही नहीं है। तो इसका मतलब जब वो ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है ना, बॉय की भी और उसके मास की, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। क्लियर है, इतनी बात ये याद रखोगे। चलो भाई अब आते हैं, और उसने एक बात और बोल दी है बच्चों, क्या कि फ्रिक्शन, ये चीज़ मेन फ्रिक्शनलेस है। ठीक है ना, चलो 19 पर आते हैं। कह रहा था स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड, इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, if he is standing out the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, angle bit which he should make his shortest with respect to north is given. Okay, चलो भाई ये आपके पास एक रिवर ले लेते हैं, ये आपका ब्लू है, पानी पानी, सही है ना। ओके, अब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाह रहा है। अब देखो रिवर अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो ऐसे तो है नहीं कि इधर से चला जाए, अगर वो इधर से गया तो कहीं और ही बह के चला जाएगा, तो उसको जाना किधर से पड़ेगा, ये इस तरह से उसको जाना पड़ेगा किसी एंगल थीटा पर, ऐसे, तभी बच्चों वो कहाँ पहुँच पाएगा, दूसरे एंड पर। तो रिवर की वेलोसिटी कितनी है 10, और जा कह रहा है वो 20 से, एंगल निकालना है। देखो दिया हुआ क्या, ध्यान से देखना, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर पता है, तो आप क्यों ना साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई 1/2। तो 1/2 कब होता है साइन, तो 30 डिग्री पर, कितने पर, 30 डिग्री पर। सिंपल था, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का भी हमने हेल्प से कर लिया। यानी बस ये ध्यान रखना है कि अगर वो ए से बी तक पहुंचना चाह रहा है तो उसको इस डायरेक्शंस में किसी एंगल पर जाना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पर पहुँच सकता है। क्वेश्चन ने बोला था कि ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, तो वेस्ट डायरेक्शन में कितना जाएगा वो 30 डिग्री। क्लियर है, चलो बच्चों अगले पे बढ़ते हैं। क्या कहता है, कह रहा है 2 बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ए और बी, 2 बॉयज हैं, 2 बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू हेयर ए बी। ओके, आपके पास जो भी डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी है, तो जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमारे पास कितनी डिस्टेंस है, ए। ओके, ए डिस्टेंस है। द बॉय बी स्टार्ट रनिंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में कौन जा रहा है, ये कौन, ये जा रहा है v1 वेलोसिटी से। ओके, अच्छी बात है। एंड द बॉय स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियस विद वेलोसिटी v एंड कैच द, ये जाता है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, और ये इसे पकड़ना चाह रहा है। ये आपके पास है डिस्टेंस। देखो मैंने कहा भाई, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें b को पकड़ना है, ए को, मतलब ए चाहता है b को पकड़ना, तो क्या करें, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करें, भाई साहब से कहेंगे आप यहीं रुक जाएं, उससे कहें भाई साहब आप यहीं रुक लो, तो आप इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लेते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मैं सुनने को क्या कह रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हम निकाल लेते हैं। कैसे, मतलब ये समझ लो कि अगर मेरे से कोई आगे दौड़ रहा है और मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, भाई साहब आप रुक जाओ और आपकी वेलोसिटी मैं लेके उससे ट्रेवल करके आता हूँ।
तो अगर मैं इससे मिलना चाहता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, भाई साहब आप यहाँ रुकिए और मैं आपसे मिलने चाह रहा हूँ, तो अब मुझे इधर जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा इस वेलोसिटी, तो मुझे ये वाली वेलोसिटी चाहिए। थोड़ी देर के लिए इस वेलोसिटी को मैं v डैश का नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। अब आपको एक पाइथागोरस बहुत प्यार से आप लगा सकते हो, नहीं लगा सकते? मैंने क्या कहा कि भाई साहब बी आप रुकिए, ए आपसे मिलने आ रहा है तो ए को इधर चलना पड़ेगा, तो आपको कुल मिला के बी डैश को निकालना है। पाइथागोरस कहती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन का स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर। तो जो बी डैश का स्क्वायर है वो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर। तो बी डैश कितनी आ गई, वी स्क्वायर माइनस बी वन का स्क्वायर, हाँ या ना, निकल गई। वही हम चाहते थे कि हमें किसी भी तरीके से वेलोसिटी मिल जाए, डिस्टेंस तो हमें पता ही है, तो टाइम निकल आएगा। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन ये आ गया। कोई दिक्कत है? ऑप्शन हो गया डी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि एक दूसरी डायरेक्शन में जाना तो आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, उससे कहीं रुकें और उसकी वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में निकालें, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्लियर है? चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? कह रहा है विड्थ ऑफ द रिवर इज 1 किलोमीटर एंड द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। द बोट कवर्ड विद द विड्थ ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम 15 मिनट, देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम इज। ओके, देखो बच्चों, आपके पास बोट की स्पीड तो दी हुई है 5 किलोमीटर, और वो क्या चाह रहा है कि तो रिवर की चलो विड्थ तो कितनी है, 1 किलोमीटर है, बहुत अच्छी बात है। जो रिवर है उसकी जो विड्थ है वो आपकी बच्चों कितनी है, 1 किलोमीटर है, यानी कि 1000 मीटर, सही है, 1000 मीटर। और कितनी देर में जाना चाह रहा है वो, 15 मिनट में। 15 मिनट का मतलब क्या है, तो 15 मिनट का मतलब है 1/4 आवर, ये तो होता है ना, 60 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1 किलोमीटर ये है। अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो देखो कितनी आएगी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अगर मैं कहूँ भाई तुम्हें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो इसकी जो वेलोसिटी बच्चों आएगी है, यानी कि वो आप क्या लिखोगे, हमारे पास हो जाएगी सिंपल 1/1/4, ये तो होती है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये कितनी आ गई, 4 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई, यानी कि इस डायरेक्शन में 4 है, और वो जा कैसे रहा है बोट में, इस डायरेक्शन में, कितने से, 5 किलोमीटर पर आवर से। और आपको किसकी वेलोसिटी निकालनी है, रिवर की ये वाली वेलोसिटी निकालनी है। नहीं निकाल सकते, बताओ आप, बहुत आसानी से निकाल सकते हो पाइथागोरस का यूज़ करके आप। तो यानी कि हमें रिवर की वेलोसिटी निकालनी है, रिजल्टेंट हमारे पास है 4, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। तो वी आर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दोनों डिफरेंस आपका आ गया 9, तो वी आर की वैल्यू सिंपल सी आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। बिना सोल्व करे भी आप निकाल सकते हैं, आपको पेयर याद रखना 3 4 5, ठीक है। ऑप्शन हो गया ए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कह रहे पर्सन aiming to reach exactly opposite point on the bank of a stream is swimming with a speed of 0.5 meter per second at angle of 120 with the direction of flow of water, the speed of water in the stream। बहुत अच्छी बात है। तो देखो बच्चों, ये आपके पास है स्विमर, आपके पास आने वाला है, ओके, कितने एंगल पर जा रहा है, 120, किस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, तो कहीं यहाँ पर होगा, यानी कि ये एंगल 120 है तो ये 90 और ये वाला 30 हो जाएगा। इधर कितनी स्पीड है, तो 0.5 मीटर पर सेकंड है, और इस डायरेक्शन की स्पीड को निकालना है। साइन लगाएं क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, तो वी आर अपॉन 0.5, साइन 30 की वैल्यू बच्चों आपको पता है 0.5, तो वी आर की वैल्यू हो जाएगी 0.5 अपॉन 2, यानी कि 0.25 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए। कितना आसान है, सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर हो रहे हैं, ठीक है ना। चलो 23 पर आते हैं, क्या कहता है। देखो बच्चों 23 बोल रहा है कि 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय ए रिजिड रोड ए बी, द रोड स्लाइड्स अलोंग परपेंडिकुलर एज शोन इन फिगर। ओके, वेलोसिटी ऑफ ए हमें दी हुई है। देखो बच्चों
दोनों तरफ की वेलोसिटी को अगर देखें, इसकी वेलोसिटी यू ए लें और इसकी वेलोसिटी यू बी। अब इनको किसी भी तरीके से आप रिलेट कर लो। कैसे रिलेट करेंगे? तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे बढ़िया। अगर मैं tan लगाता हूँ तो tan अल्फ़ा आपको पता ही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। एंगल दिया हुआ है, ये याद रखना रिलेशन। जब भी आपको कोई चीज़ स्लाइड करती हुई दिखाई दे तो उसमें रिलेशन सीधा tan से ही बना लेना। अब देखो tan अल्फ़ा हमें गिवन है ना 60, और ये हमें निकालनी है, और a हमें कितनी दे रखी है बच्चों 10। tan 60 की वैल्यू बताओ तो कितनी होती है? √3 इंटू √3 मतलब 1.73। कितना देखो आसान सा बन रहा है, और 17.3 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान था, ऑप्शन हो गया 17.3। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों देखते हैं अगला क्या कहता है। A boat is sent across a river with a velocity of 8 km per hour. If the resultant velocity of the boat is 10 km per hour, the velocity of the river is। अभी तो मैंने कराया आपको ऐसा क्वेश्चन या नहीं कराया था? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए सॉरी। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आप सीधा सीधा आप ध्यान रखें कि आप ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस का यूज़ करें। सिंपल। तो ये आपके पास है, ये क्रॉस करना चाह रहा है, ठीक है ना। किसी एंगल थीटा को लेते हैं, इस डायरेक्शन में दी हुई है, कितनी दे रखी है 10, ये दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये कितनी है? कह रहा है बोट इज सेंट अक्रॉस रिवर विद वेलोसिटी ऑफ, ये है आपके पास 8 किलोमीटर पर आवर, और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को निकालना है सॉरी। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। तो भाई VR का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 64 यानी कि 36। तो VR की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना तो आसान, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने करे हैं, 2-3 हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है ना। ओके नेक्स्ट पर आए। Correct projectile is fired from the surface of the earth with a velocity of 5 meter per second, okay, and angle theta. Another projectile fired from the another planet with a velocity of 3 meter per second at the same angle follow a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of acceleration due to gravity on the planet. Okay, बच्चों अभी आपको मैंने एक इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी लिखी थी, y is equal to x tan theta माइनस कितना था आपके पास gx² अपॉन 2u² sec² थीटा, ये थी, हाँ है ना। अब आप बताओ अगर हम इसमें देखें तो दोनों का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो सेम है, हाँ या ना। u दोनों की सेम है, नहीं अलग अलग है। तो ये चीज़ जो होगी g/u² बच्चों कांस्टेंट होगी। उसने बोला ना प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एंगल थीटा विद ओरिजिन अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लेन इतना, ठीक है। आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरी है, ये जो ट्रेजेक्टरी है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल तभी हो सकती है बच्चों जब g और u² कांस्टेंट हो, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो कांस्टेंट ही है ना। यानी कि अगर g/u² क्या हो गया कांस्टेंट, तो समझ लो आइडेंटिकल है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो g1 आप ऐसे बोल सकते हो कि g1/u1² इज इक्वल टू g2/u2²। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके g2 निकालना है, ये नहीं है स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमें g2 निकालना है, ये होगा g1 u2/u1 का स्क्वायर, हाँ है ना। कितनी वैल्यू है? 9.8। u2 कितनी है? तो 3, और ये कितनी है? तो 5। सही है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 9.8 इंटू 9/25 कितना आ रहा है? 9×8 = 72, 9×9 = 81, और 81 और 7 हो जाएगा 88। तो 88.2/25 अगर इसे सोल्व करेंगे 25×3 = 75 और लगभग 3.5 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन हो गया
क्लियर है? मतलब मैं दोबारा बता देता हूँ क्या था। आपके पास बोला कि दो प्रोजेक्टाइल हैं, उनको हमने क्या करा है, दो ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, प्रोजेक्टाइल मोशंस के अंडर है, उनकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सेम है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये थी, अब ये सेम तभी हो पाएगी जब आपके पास क्या हो, ये आपकी सेम तभी हो पाएगी जब जी और यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो। सिंपल सी बात है, बाकी सब तो सेम ही है ना, थीटा सेम है, वो एक्स और वाई तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के अंदर आ रहे हैं। यानी कि जी अपॉन यू स्क्वायर अगर कांस्टेंट हो गया, आपका काम बन गया। क्लियर है? चलो ये याद रखना, छोटी सी बात। अब आते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए इज। ओके, तो देखो एक बात बता दूं, मैंने आपको बताया भी था जब थोड़ा सा रिवाइज कराया कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो कभी नहीं बदलती। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलती। अगर आपने किसी को ऐसे फेंका है, ठीक है, तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, देखो इस डायरेक्शन में आपने फेंका तो दो वेलोसिटी हुई, एक इधर और दूसरी इधर। जो ये वाली वेलोसिटी है, देखो जब ये यहाँ पर आएगा तब भी इसकी एक वेलोसिटी इधर होगी और एक वेलोसिटी इधर होगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हुई, सिर्फ कौन सी वेलोसिटी चेंज हो गई, वर्टिकल वेलोसिटी उल्टी हो जाएगी, ठीक अपोजिट। हाँ है ना? तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2i कैप है तो वो तो ऐसी ही रहनी है, ठीक है ना। और जब अगर मैं बी पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो उल्टी हो गई, यानी कि -3j हो गई। तो ये आप ध्यान रखोगे, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी और जब वो टकराता है उस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी अपोजिट हो जाएगी। तो क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है बच्चों? तो ए ऑप्शन है। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं। अब क्या कहता है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज और जो वो है वो दोनों इक्वल है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल पूछे। दोनों के पहले फॉर्मूले लिखो। रेंज का फॉर्मूला आपको मैंने अभी सिखाया था, यू स्क्वायर साइन 2θ ओवर जी। हाइट का फॉर्मूला सिखाया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। हाँ है ना? दोनों को इक्वल रखते हैं, दोनों को इक्वल। तो यू स्क्वायर साइन 2θ को मैं ओपन कर दे रहा हूँ, 2 sin θ cos θ अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा 2 2 ज़ा 4 cos θ इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आ जाएगा साइन, देखो भाई साइन अपॉन कोस को आप लिख सकते हो क्या बच्चों, 10 तो लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू 4। तो थीटा की वैल्यू आ गई 10 इनवर्स 4। सही है? कितनी आ गई? 10 इनवर्स 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? आसान सा क्वेश्चन था, हो गया। बस फॉर्मूले याद रखो। 28 कह रहे मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, मैंने आपको बताया रेंज जो मैक्सिमम है उसकी वैल्यू क्या थी, यू स्क्वायर ओवर जी। हाँ या ना? कितनी है वो हमें निकालनी है, बहुत अच्छी बात है। वेलोसिटी दे रखी है 20 का स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू है 10, तो ये आ गई 400 अपॉन 10। तो क्या आंसर हो गया? 40। सिंपल सा आंसर, सही है, आसान सा। बस फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला याद रखना। मैंने इसलिए आपको पहले थोड़ा सा रिवाइज कराया ताकि आपके फॉर्मूले एकदम बढ़िया हो जाए। चलो बच्चों आते हैं आगे। कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज। ओके, हाईएस्ट पॉइंट से चलो भाई देखते हैं कहाँ जा रहा है। ओके, हाईएस्ट पॉइंट से तो इस तरह से आपका ये है, ये x है, ये हाईएस्ट है, ये आपकी हो गई h। अब देखो ये तो आधी होगी ना, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर r/2। अब यहाँ से आपको प्रोजेक्ट किया गया है और अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, और इस एंगल को क्या मान लूँ, फाई मान लेता हूँ। टोटल तो हमें थीटा दिया ही हुआ। सही है बच्चों, इतनी बात। अब बताओ, आपको परपेंडिकुलर पता है
और बेस पता है, तो आप tan तो लगा ही सकते हो। तो tan phi हो गया h/r/2। h का फॉर्मूला लिखते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सही है इतनी बात। यानी कि h का फॉर्मूला कितना होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। r की वैल्यू होती है u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन g। तो g से g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल। ठीक है, और क्या बचा आपका, बच रहा है साइन अपॉन कोस, कितना हो गया 10, कितना हो गया 10 साइन अपॉन कोस हो गया, ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2 2 हमारा हो गया ये 4, कितना आ गया, h की वैल्यू रखी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ये हो गया u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा ओवर g। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यू कहाँ जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, ऊपर बचा हुआ है साइन थीटा, और ये बचा हुआ है 2, नीचे बचा हुआ है 2 कोस थीटा, ये बचा हुआ है। तो हमारे पास देखो वैल्यू क्या है, r/2, एक 2 और रह गया, तो इस 2 को 2 काट देना, तो फिर ये 2 नहीं बचेगा, सही है ना। तो साइन अपॉन कोस हो गया tan थीटा अपॉन 2, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमने h की वैल्यू रखी है, ये वैल्यू r की थी, डिवाइड बाई 2 रखा था, ये कैंसिल हो गया, tan थीटा बाई 2 आ गया। अब बताओ आपके पास थीटा की वैल्यू तो गिवन है 45 डिग्री, ये रही। आप tan 45 आपको पता है कितना होता है 1, तो tan 45 अपॉन 2, tan 45 हो गया 1, तो हमारे पास सीधी सीधी फाई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1/2। कितना आसान था, सही है, बस वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं, छोटी सी कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मैंने आपको बताया कि जो मैक्सिमम हाइट पर स्पीड होती है वो सिर्फ u cos थीटा होती है। कितनी होती है, u cos थीटा। चलो बच्चों एक बार और देख लेते हैं डायग्राम, ठीक है ना। तो आपके पास ये है, अब आपने इस तरह से प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ u cos थीटा है, और यहाँ पर जो भी था आपकी u, इसे थोड़ी देर के लिए मैं v मान लेता हूँ। उसने बोला है कि द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इनिशियल। इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए यूँ ही दिखा देते हैं ना, ये इसकी हाफ है, यानी कि u cos थीटा इज इक्वल टू u/2। हाफ है तो u से u कैंसिल, cos थीटा की वैल्यू आ गई हाफ, थीटा आपको पता ही है हो गया 60। कितना तो आसान है या नहीं भाई। उसने बोला था जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड है आपको पता है हमेशा ही u cos थीटा होती है, वो बदलती नहीं है। हॉरिजॉन्टल स्पीड कभी नहीं बदलेगी, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी बदलती है, वो भी g की वजह से। फिर उसने बोला जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर है वो इनिशियल की आधी है, वो रखा, थीटा की वैल्यू आ गई। चलो भाई ऑप्शन हो गया 60 डिग्री। आते हैं अगले पर। A particle of mass m is projected with velocity v, making an angle of 45 degree with the horizontal. Okay. When the particle lands on the level ground, the magnitude of the change in its momentum will be. तो एक बात बच्चों आप याद रखना, मैं एक बता दे रहा हूँ, आपको याद भी रखनी है कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं होता। किसमें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर ये u है, किसी एंगल थीटा से फेंक रहे हैं, तो इधर होगा u cos थीटा, इधर होगा u sin थीटा। अब जब ये गिरा है तो देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी u sin थीटा, इस डायरेक्शन में होगी u cos थीटा। तो एक बात बताओ, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बदली? नहीं। मोमेंटम में भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम में चेंज होगा इस वेलोसिटी की वजह से। अगर मोमेंटम में चेंज निकालते हैं, अगर चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारे पास है m u sin थीटा। मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब
एम यू साइन थीटा। आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये आ जाएगा 2mu साइन थीटा। अब बताओ 2 वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है, तो v दी हुई है। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है। और साइन 45 कितना होता है बच्चों, 1/√2। तो ये √2 से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी √2mb। √2mb यानी 31 का आपको कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? हाँ जी बच्चों, 31 का है ए। आसान था। यानी कि क्या देखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदली, तो जब वेलोसिटी नहीं बदली तो मोमेंटम में चेंज होने का कोई सवाल नहीं है। और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर u साइन थीटा थी उल्टी हो गई, तो मतलब चेंज कितने का हुआ, डबल का। सिंपल सी बात है, अगर ऊपर 2 है नीचे 2 हो रहा है तो चेंज तो 4 का हो रहा है ना, 2 अपोजिट। चलो पढ़ते हैं आगे। फॉर एंगल ऑफ projection of a particle at an angle of 45 minus theta 45 plus theta, the horizontal range described by the projectile are in the ratio। ये बात बताओ, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जब कभी भी दोनों एंगल का सम 90 आ जाए तो समझ लेना दोनों की रेंज सेम है। मैंने बताया था ना कि अगर एक थीटा है और दूसरा क्या है बच्चों 90 माइनस थीटा है, तो दोनों का सम 90 आ रहा है, तो दोनों की रेंज क्या थी, बराबर। चेक करो इसको, 45 और ये, क्या दोनों का सम 90 नहीं है? हाँ है। तो जो रेंज इसकी होगी वही रेंज इसकी होगी। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट करने का तरीका। नहीं तो फिर हमें पता ही है, हमारे पास फॉर्मूला है r = u² साइन 2 थीटा अपॉन g। तो u² साइन 2 थीटा की जगह रखा 45 माइनस थीटा अपॉन g। तो ये आ जाएगा u² साइन 90 माइनस 2 थीटा अपॉन g, मतलब u² साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन g। ये आ गया। अब मैं निकालता हूँ 45 के लिए। चलो बच्चों इसे भी निकाल लेते हैं। r2 हो जाएगी u² साइन 45 प्लस थीटा अपॉन g। तो u² साइन 90 प्लस 2 थीटा अपॉन g। तो ये आ जाएगा u² कोस 2 थीटा अपॉन g। क्या दोनों सेम नहीं आ रहे? आ रहे हैं। नहीं तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है। मैंने जो बताया कि जब कभी भी दोनों एंगल का सम 90 दिखाई दे तो समझ लेना रेंज सेम है। बहुत आसान है। खैर, एक पार्टिकल इज ड्रॉप, particle A is dropped from a height and another particle B is projected in the horizontal direction with a speed of 5 meter per second from the same height, then the correct statement is। देखो बच्चों, एक पार्टिकल को तो चलो ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप मतलब u = 0। एक को हॉरिजॉन्टली क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसे इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड। तो एक बात बताओ, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कोई दोनों की वेलोसिटी है? नहीं, इसकी भी 0 है और इसकी भी इस डायरेक्शन में 0 है। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, अंडर जी ये मोशन कर रहे हैं। तो ये बात बताओ, जब ये पहुंचेंगे ग्राउंड पर तो एक साथ ही तो पहुंचेंगे। ये ऐसे फ्री फॉल होगा, वो पैराबोलिक पाथ पर जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ तो दूसरा पैराबोलिक है, लेकिन पहुंचेंगे दोनों के दोनों साथ। तो हमारे पास ऑप्शन देखो क्या है, बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। ठीक है ना, हाँ स्पीड दोनों की अलग अलग होगी लेकिन पहुंचेंगे साथ ही। ठीक है ना, ये याद रखना, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, हमसे कह रहा था 2 प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम मास एंड द सेम वेलोसिटी आर थ्रोन एट एंगल ऑफ 60 एंड 30 विद द हॉरिजॉन्टल देन विच विल रिमेन सेम। कौन सा सेम रहेगा? अगर आप किससे फेंक रहे हैं 60, मैंने अभी देखो आपको बताया, मेरी बात दिमाग में रखोगे तुरंत निकाल दोगे। एंगल का सम पे ध्यान दो, एंगल का सम कितना आ रहा है दोनों का, 90 डिग्री। और मैंने बताया जब भी एंगल का सम 90 आए समझ लेना रेंज सेम रहेगी। बताओ ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन हो गया रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं तो आप निकाल लो। अगर बच्चों आपको थोड़ा टाइम है तो आप आराम से निकाल लो, साइन 2 थीटा ओवर जी से। एक बार थीटा की जगह 60 रखो, एक बार 30, रेंज सेम आएगी। नहीं तो मेरी बात याद रखो कि कभी भी अगर आपकी स्पीड सेम है और आपका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उन दोनों के एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उनकी रेंज सेम होगी। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बच्चों देखते हैं 35।
कह रहा है इफ ए बॉडी A of mass m is thrown with a velocity v at an angle of 30 degree to the horizontal. Another body B of the same mass is thrown with the same speed at an angle of 60 degree horizontal. The ratio of horizontal range. देखो कितना आसान, फिर से वही आ गया, ये क्या है 60, ये क्या है 30, दोनों के एंगल का सम 90, रेंज सेम, ठीक है ना। चाहे आप 30 डिग्री पर फेंको, रेंज का फॉर्मूला आपके पास है u स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 अपॉन जी, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर, उसमें ध्यान रखना स्पीड सेम बोली है, साइन 60 होता है √3/2 जी, तो आ गई u स्क्वायर इंटू √3 अपॉन 2g। जब थीटा हमारे पास 60 है तब भी देख लो ना क्या दिक्कत है, u स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 अपॉन जी, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, u स्क्वायर साइन 120, क्या 120 को आप 90 + 30 लिख पा रहे हो, हाँ जी लिख पा रहे हैं, साइन 120 यानी साइन 90 + थीटा कोस थीटा मतलब √3/2, दोनों सेम आ गई। नहीं तो डायरेक्ट अपना, अगर आपके दोनों एंगल का सम 90 है तो रेंज आपकी सेम होगी। चलो बच्चों, तो ऑप्शन आपको नज़र आ गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 particles A and B are moving in uniform circular motion in concentric circles of radii RA and RB with speed इतना। The time period of rotation is same, ध्यान रखना टाइम पीरियड दोनों का सेम है। एंगुलर स्पीड अपने फॉर्मूला में आपको बताया था स्टार्टिंग, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो देखो कितना आएगा, तो 2π/TA 2π/dB, ओमेगा इज इक्वल टू इतना। तो हमारे पास क्या पूछा था, हमसे पूछा था रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ इतना, दोनों का रेशियो पूछा है। चलो बच्चों रेशियो निकाल देते हैं, क्या आएगा रेशियो, ओके। तो हमारे पास रेशियो है ओमेगा ए और ओमेगा बी का रेशियो पूछा था, निकाल देते हैं। तो 2π/TA 2π/TB, 2π से 2π कैंसिल और टाइम भी सेम है, तो ये तो क्या आ गया 1/1, तो रेशियो आपका आ गया 37 का। कितना आसान है, सिंपल सी बात है, अगर टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड अगर सेम है तो सिंपल सी बात है एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी, ठीक है ना। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T का यूज़ करके हमने निकाला, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। कह रहा है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, रेस्ट से चल रहा है, ध्यान रखना u0, और इट अटेन्स ए वेलोसिटी v0 इन nth राउंड, जब n चक्कर लगा लेता है, n चक्कर लगाएगा तो आपको पता है डिस्टेंस, एक चक्कर में डिस्टेंस 2πr, n चक्कर में डिस्टेंस n इंटू 2πr, तो 2πr इंटू n। वेलोसिटी स्टार्टिंग में रेस्ट में है तो आपको पता है v इज इक्वल टू u, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो v0 का स्क्वायर 2a 2πrn, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई v0 का स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4πrn, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। अब हमसे क्या पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। हमसे पता है कि a इज इक्वल टू होता है r अल्फा, मैंने आपको बता दिया पहले, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले रिवाइज कराएं ताकि आपका फॉर्मूले याद रहें। अब देखो अल्फा निकालना है, ये है a/r, a की वैल्यू है v0 का स्क्वायर 4πrn अपॉन r, तो v0 का स्क्वायर अपॉन 4πr स्क्वायर इंटू n, तो ये आ गया बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत, ऑप्शन दिखाई दे रहा है सी। तो हमने करा क्या, सबसे पहले हमने लीनियर एक्सेल जो हम एक्सेलरेशन थे वो निकाला, v0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से a निकल गया, फिर हमें पता है रिलेशन एंगुलर एक्सेलरेशन का और a इज इक्वल टू r अल्फा से अल्फा निकाल दिया। कितना आसान है, चलो देखते हैं 39। कह रहे हैं गिवन फिगर a इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन क्लॉकवाइज, ओके। हमारे पास रेडियस दी हुई है ये। अब देखो जो अगर मैं इसके कंपोनेंट करूं, ध्यान से देखना, इस डायरेक्शन में हो जाएगा a cos 30 और दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगा a sin 30, सही है ना। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो तो a cos 30 हो गया
और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 15 और cos 30 होता है √3/2, यानी कि 7.5 √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई। ओके, हमसे स्पीड पूछिए। ये बताओ क्या एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और नहीं होता v²/r। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी √AC × r। AC कितना है 7.5 × √3 और r की वैल्यू है 2.5। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये सोल्व होके आता है 1.7 मीटर पर सेकंड। आप कर सकते हैं, √3 की जगह रख देना 1.73, सही है। तो कितना आ जाएगा 5.7, यानी कि आसान था। कंपोनेंट करें a cos 30 a sin 30, जो a cos 30 है वही आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमने एक रिलेशन और लिखा हुआ है v²/r। क्लियर होगी बात? चलो आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड। ओके, रेडियस आपके पास है, चलो r की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.2 पाई सेकेंड। तो देखो हमें पता है ओमेगा = 2 पाई/t, हाँ या ना? तो ये आ जाएगा 2 पाई, 0.2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10, हाँ है ना? ओमेगा की वैल्यू निकल गई। और एक्सेलरेशन का एक रिलेशन था a = r²। r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर में, तो मीटर में बदलो ना, और ओमेगा है 10, तो इससे सिंपल सा एक्सेलरेशन निकल के आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आसान है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्टोन टाइड टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज 1 मीटर लॉन्ग इज ब्रिल इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विद ए कांस्टेंट स्पीड। अब उसके 22 रेवोल्यूशन 44 सेकंड में है, यानी कि 22 रेवोल्यूशन 44 सेकंड, 44 तो एक का कितना होगा, यानी कि 22 रेवोल्यूशन के लिए भैया 44 सेकंड लगाता है, तो एक के लिए सिंपल सी बात है 2 सेकंड हो गई। और फ्रीक्वेंसी भी निकल गई 1/t से, कितनी 1/2, 0.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी आ गई, सही है, इतना काम तो। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। ओके, मैग्नीट्यूड पूछा है और डायरेक्शन पूछी है, एक्सेलरेशन फ्रीक्वेंसी पता है। चलो अब हमारे पास रेडियस भी दे रखी है, तो पहले मैं क्यों ना ओमेगा निकालता हूँ। ओमेगा = क्या होता है 2 पाई/t, यानी कि 2 पाई/2, तो ओमेगा पाई है। और एक्सेलरेशन a = r²। अब आपको पता है 1 × पाई², तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो पाई आ गया, सही है, पाई²। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होता है, किधर, टूवर्ड्स द सेंटर। तो पाई² एक्सेलरेशन है और वो डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, बिल्कुल सही है, हमेशा किधर रहेगा आपका, टूवर्ड्स द सेंटर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, कह रहा है एक पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस, इतना रेडियस गिवन है, बहुत अच्छी बात है, रेडियस है, विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन आफ्टर मोशन हैज बिगन, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज। ओके, रेडियस है हमारे पास, r = 20/पाई, और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है, सही है। और क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन आफ्टर मोशन हैज़ बिगन, एंड ऑफ द सेकेंड रेवोल्यूशन, जो हमारे पास एन दिया हुआ है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, सेकेंड। अब देखो हमें निकालना है, तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं। हमें पूछा है क्या, हमसे पूछा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा है। ओके, तो रिलेशन हमें पता है ओमेगा² = ओमेगा0² प्लस 2α θ, ये हमारे पास है। अब देखो जो ओमेगा पर ध्यान दें, v = क्या होता आपने पढ़ा, r ओमेगा, v = r ओमेगा। ओके, r ओमेगा, तो पहले मैं v ना निकाल लूँ 20/पाई, और हमारे पास ओमेगा नहीं है, और v हमारे पास है 80, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 4
पाई स्क्वायर, ये तो ज़ीरो है। अल्फ़ा एंगल, हमें अल्फ़ा तो निकालना है, अल्फ़ा वो देखो तो थीटा, थीटा 2 बार घूम रहा है, 2 पाई मतलब 4 पाई, ठीक है, यही हो गया भाई। हमारे पास जो एंगल है उसने सीधा सीधा बोला है ओमेगा इज इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। अभी मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, उसके बाद देखूंगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, तो बी इज इक्वल टू है आर ओमेगा, और हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 80 है, और रेडियस हमारे पास है 20/पाई, ओमेगा निकल गया 4 पाई, ठीक है। 2 अल्फ़ा हमारे पास ये था 4 पाई, इससे अगर मैं अल्फ़ा निकालूँ तो देखो कितना आता है 16 पाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 पाई, 1 पाई से पाई कैंसिल और 8 से ये कैंसिल, 2। क्लियर। अब हमें निकालना है ए, तो ए इज इक्वल टू होता है आर अल्फ़ा, आर की वैल्यू है 20/पाई और ये हमने निकाला है 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, आ गया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, रेडियस दी हुई थी, हमारे पास v दिया हुआ था, तो उन दोनों का यूज़ करके v इज इक्वल टू आर ओमेगा से ओमेगा निकाल लिया, हाँ या ना। मैंने उससे अल्फ़ा निकालने की कोशिश करी इस इक्वेशन से, अगर ये अल्फ़ा निकल जाता है तो फिर आपको पता है a इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, फटाफट निकल जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, कह रहा है 2 पार्टिकल्स हैविंग मास m और कैपिटल M आर मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ हैविंग द रेडियस r एंड r, इफ देयर टाइम पीरियड आर सेम देन द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मैंने आपको बताया अगर उसका टाइम पीरियड सेम है तो सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड सेम है दो ऑब्जेक्ट का ए और बी का, तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी। अभी मैंने आपको बताया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, तो जब एंगुलर वेलोसिटी निकालो तो ध्यान रखो टाइम पीरियड सेम है या नहीं, हाँ है तो सेम है, कोई दिक्कत तो नहीं। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के वही चीज़ें पूछी जा रही हैं। हमने क्या करा, टाइम पीरियड सेम देखा तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी। हमने देखा कि एंगल 90 था दोनों का, तो रेंज क्या थी, सेम ही चीज़ें याद रखो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, 2 रेसिंग कार्स ऑफ मास m1 and m2 आर मूविंग इन सर्कुलर ऑफ रेडियाई r1 and r2 respectively. Their speeds are such that each makes a complete circle in the same time t. ओके, अब द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड वही आ गया, चाहे मास कुछ भी हो, रेडियस कुछ भी हो, अगर दोनों का टाइम सेम है, सेम टाइम है, टाइम अगर सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर ये सेम है तो ऑप्शन हो जाएगा 44 का सिंपल सा सी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 45 पर आते हैं। क्या कह रहा है, ए बॉडी इज बिल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस दी हुई है 20 सेंटीमीटर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी हुई है 10 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी, अभी मैंने आपको बताया v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, कितना तो आसान है, r 8 सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करना ना भूलें, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, कितना तो आसान था। v इज इक्वल टू आर ओमेगा का रिलेशन आपको अगर याद है तो आप बहुत ही आसानी से कर पा रहे हो, रिलेशन ना भूलें, ठीक है ना। चलो, एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशन पर मिनट है, कितने हैं पर मिनट में, तो सेकंड में कितना हो जाएगा। अगर आप देखोगे आपसे पूछा गया एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा, ये आपसे पूछी गई है, तो पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। 120 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 60 से तो 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ की वैल्यू है 2, कितना तो आसान था, हो गया, तो ओमेगा कितना आ गया 4 पाई, कितना आसान है, सही है। चलो भाई अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फैन हैज़ ब्लेड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, ओके, एक तरह से आर हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, मेजर्ड फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन इफ द फैन इज रोटेटिंग एट द स्पीड 120 आरपीएम है, तो उसको अगर मैंने चाहूँ तो 120/60 आरपीएस हो सकता है, सही है। हमसे पूछा क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड,
एसलरेशन पूछा है। तो एसलरेशन होता है आपके पास कितना, a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा होती है 2 पाई एफ, क्योंकि कितने पास हमारे पास है 2, तो हो जाएगा 4 पाई। क्लियर है? तो ओमेगा निकल गई, निकाल दो। आर 30 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करना ना भूलें, 4 पाई स्क्वायर। सही है? तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर 0.3। सही है? अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्स देखो क्या आएगा, तो ये आपका 47.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो हमने क्या करा, रेडियस दी हुई थी, स्पीड दी हुई थी मीट और आरपीएम में रेवोल्यूशन पर मिनट, तो उसे सेकंड में चेंज किया तो एक तरह से फ्रिक्वेंसी आ गई। तो ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ से ओमेगा निकल गया। एक्सेलरेशन का रिलेशन याद है, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो बहुत आसानी से बच्चों हमने क्या करा, एक्सेलरेशन निकाल दिया। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एक बार करने से पहले इसका जो क्विक रिवीजन है उसे करना ना भूलें, उसके बाद आप क्वेश्चन को ट्राई करें। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।